बधाई तो आप लोग कल से ले ही रहे हैं, बीजेपी के तमाम लोग। महाराष्ट्र में जिस तरीके की सुनामी आप लोगों की आई, लेकिन इस सुनामी में भी मुख्यमंत्री पद को लेकर सस्पेंस क्यों है? अखिलेश जी, सस्पेंस मीडिया के लिए है। अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं जिसमें नतीजे पूर्ण रूप से आए हैं और काउंटिंग खत्म हुई है। जैसे कि आपने कहा है कि 26 तारीख जो तय डेट है उसके पहले आपको पता चल जाएगा। 48 घंटे होने दीजिए, साथ ही दल साथ में बैठेंगे, हम साथ में निर्णय करते हैं। मीडिया के सामने एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी नहीं कर दे। हम मीडिया के सामने भी एक दूसरे के साथ में है, मीडिया के पीछे भी एक दूसरे के साथ में है। तो हमारे तीनों दल बैठेंगे, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठेगा और एनडीए के दल मिलकर तय करेंगे कि नेक्स्ट मुख्यमंत्री कौन होगा। देखिए, प्रवक्ता के साथ साथ बीजेपी के नेता भी हैं आप, तो एक कार्यकर्ता के तौर पर आपकी क्या हसरत है? दिल की इच्छा भी तो कुछ होगी। मेरी दिल की इच्छा यही है कि एनडीए का मुख्यमंत्री बने अखिलेश जी, जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को आगे लेकर जाए, और वो एनडीए का जो भी मुख्यमंत्री होगा, जिस भी पार्टी का वो मुख्यमंत्री होगा, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित महाराष्ट्र के संकल्प को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए लेके जाएगा। तो हमारे लिए कोई पक्षपात और भेदभाव नहीं होता। मेरी निजी इच्छा वही है जो एनडीए की इच्छा है। चलिए ठीक है, बिल्कुल आप एक अनुशासित प्रवक्ता की तरह बयान दे रहे हैं। मुझे लगा था आप देवेंद्र फडणवीस जी के लिए कहेंगे, एक बीजेपी के नेता कार्यकर्ता के तौर पर अपनी भावनाएं जाहिर करेंगे। बहरहाल चित्रा बाथम जी मेरे साथ कांग्रेस से हैं। चित्रा जी, कुछ तय हो पाया, कुछ पता चल पाया, हुआ क्या आखिर महाराष्ट्र में? अखिलेश जी, आपको मेरी आवाज है? हाँ हाँ, बिल्कुल स्पष्ट आ रही है आवाज आपकी। अखिलेश जी, जैसा कि जानते ही हैं आप, कल से जो निर्णय आए हैं, जो रिजल्ट आए, उसमें हमारे महाराष्ट्र एक बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन हो रहा है हमारा। लेकिन कहीं हमारे लिए जो खुशी की लहर थी वो झारखंड में थी। झारखंड में हमने एक ऐतिहासिक जीत रची है, और जो हमारे पार्लियामेंट बाई इलेक्शंस हुए थे उसमें भी हमने बहुत ऐतिहासिक रची है। कर्नाटका में जो हमारे 3 बाई इलेक्शंस हुए थे विधानसभा के, उसमें भी हमने ऐतिहासिक जीत रची है, जहां पे 24 साल का रिकॉर्ड हमने जेडीएस का तोड़ा था। तो ऐसे कहीं कहीं हमारे लिए बहुत ही अविस्मरणीय खुशी का मौका है, और कहीं नहीं, उसके लिए हमारे लिए आपको बहुत ही बधाई। ज्यादा झारखंड के लिए आपको बधाई। बाकी और जो बाई इलेक्शंस वगैरह की बात आप कर रही हैं, सब आपको उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई। लेकिन महाराष्ट्र में आपने कहा कि हमारे लिए निराशाजनक प्रदर्शन है। निराशाजनक नहीं, बल्कि दुर्गति हो गई। दुर्गति शब्द का इस्तेमाल वहां आप लोगों को करना चाहिए। क्यों हुआ ऐसा? कुछ तो पता चला होगा, लोगों की बातचीत आप लोगों से हुई होगी। जनता ने नकार क्यों दिया आप लोगों को वहां पर? अब ये जनता ने नकारा है कि क्या इसका कौन सा फैक्टर इनका काम कर गया, ये तो समीक्षा बैठक के बाद ही पता चलेगा। और जरूर हमारी जो सीनियर लीडरशिप है इस पे बहुत गंभीरता से समीक्षा करेगी, इन सब कारणों को गंभीरता से इनका आकलन करेगी, और उसके बाद ही मैं मीडिया पे आके कुछ आपको इसके में बता पाऊंगी। ठीक है। अच्छा, आपके जो सहयोगी दल हैं वहां पर, खासतौर पर मैं बात कर रहा हूं शिवसेना की, जो उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना है, वो जनादेश को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। संजय राउत के जो बयान आ रहे हैं लगभग उसी लाइन पर, क्या आप लोगों का भी यही मत है? देखिए, वो आकलन करने के बाद, समीक्षा बैठक होने के बाद ही हम बता पाएंगे कि क्या इसमें गड़बड़ हुई है। अगर गड़बड़ हुई है तो कहाँ गड़बड़ हुई है। मैं लूज एंडेड स्टेटमेंट्स देके यहाँ पे कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की इसमें पक्ष में नहीं हूँ। ठीक है। संजय जी भी मेरे साथ हैं सीएसडीएस से। संजय जी, ये तो गजब का वहां पर नतीजा आ गया। कल भी जब आपसे बातचीत हो रही थी, परसों इनफैक्ट, तो आप कह रहे थे कि वहां पर निर्दलीय 20-22 जीत सकते हैं, वो भी बड़ा फैक्टर बन सकते हैं। लेकिन ये तो बहुत ही क्लियर कट एकदम मैंडेट आ गया वहां पर। क्या वजह आपको नजर आ रही है? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं अखिलेश, बिल्कुल क्लियर कट मैंडेट है। जो निर्दलीय और जो अदर्स है उनके पास वोट प्रतिशत तो अच्छा है, 16.5% वोट लाए हैं, लेकिन सीटें नहीं जीत पाए। वजह बहुत साफ है, जनता का महायुति के लिए समर्थन, सरकार के कामकाज का एंडोर्समेंट एक तरफ तो ये है, और दूसरी तरफ अगर हम महाविकास अघाड़ी की बात करें तो उनके पास कोई पॉजिटिव नैरेटिव नहीं था। वो 2 नैरेटिव के साथ चुनाव लड़ रहे थे, एक संविधान बचाओ का नैरेटिव और दूसरा कि कास्ट सेंसस होना चाहिए। ये दोनों नैरेटिव हैं अपनी जगह पर, लेकिन ये 2 नैरेटिव कोई बहुत पॉजिटिव नहीं अपील कर रहे थे वोटर को। वोटर को लग रहा था कि ये 2 ऐसे मुद्दे हैं जिस पर राज्य की सरकार कुछ काम नहीं कर सकती, इस पर तो केंद्र की सरकार का नियंत्रण होता है।
तो राज्य की सरकार को चुनने के लिए उन्होंने सोच समझकर अपने विवेक से वोट दिया। इस बात का जिक्र करना ज़रूरी है, स्कीम्स का बड़ी चर्चा हो रही है इसकी। तमाम जितने सारे स्कीम्स हैं राज्य सरकार के और केंद्र सरकार के स्कीम्स, आप देखेंगे कि स्कीम्स के जो बेनिफिशियरीज हैं उनका वोट निश्चित रूप से महायुति के पक्ष में झुका हुआ दिखाई पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो लाभार्थी उनका सारा वोट महायुति के पक्ष में जाता है, लेकिन लाभार्थियों के बीच में उनको बड़ी लीड मिलती है और जो लाभार्थी नहीं है उनके बीच में उनकी लीड कम हो जाती है। तो ये कई कारण हैं जिसके कारण इतनी बड़ी जीत किसी पार्टी या किसी गठबंधन को मिली है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। ऐसे रशीद किदवई साहब, आपसे मेरा सवाल थोड़ा अलग हटकर है। ठीक है, बीजेपी की जीत हुई, महायुति के तमाम जो दल हैं उनको अगर आप देखें, बीजेपी ने तो वहां पर 88% जो स्ट्राइक रेट है बीजेपी का, बिल्कुल अद्भुत कह सकते हैं आप, कमाल कर दिया वहां पर। लेकिन जो कांग्रेस का हाल हुआ, जो यूबीटी का हाल हुआ शिवसेना का, उसके पीछे की वजह आपको क्या नजर आती है? या फिर शरद पवार साहब की जो स्थिति आपको दिख रही है, मतलब जनता ने उन्हें हराया नहीं, ऐसा लग रहा है कि नकार दिया हो। देखिए अखिलेश जी, बात सबसे बड़ी ये है कि कांग्रेस या महायुति या जो हम महाविकास आघाड़ी की बात करें, उसकी रणनीति बिल्कुल फ्लॉप साबित हुई। देखिए, ये कहना कि ये हो गया वो हो गया, ये सब तो बात की बात होती है। दरअसल कांग्रेस को वहाँ पर पर्याप्त समय मिला था इस गठबंधन को संवारने का, जो प्रत्याशी होते हैं उनका चयन करने का, जो नैरेटिव जो बात हो रही थी नैरेटिव सेट करने की। अगर वो कह रहे थे कि बटेंगे तो कटेंगे, या एक है तो सेफ है, तो हम सब एक है का नारा दिया जा सकता था। उस तरह का सौहार्द की बात करनी चाहिए, लेकिन उसमें जो हिंदू मुसलमान वाली बातें आती हैं उसका अगर काउंटर जो राहुल गांधी समझते हैं कि बड़ा महत्वपूर्ण है, उसको हमने ज़मीन पे वहाँ कहीं नहीं देखा। उन्होंने मराठा रिजर्वेशन की समर्थन नहीं किया क्योंकि उनको कहीं लग रहा था कि कहीं ये ओबीसी वाले जो हैं वो उससे नाराज हो जाएं, या तो तमाम चीज़ें कैलकुलेशन चलती रही, कोई लीडरशिप का चेहरा नहीं था। और ये बात कही जा रही है कि 17% 16% वोट जो अन्य को मिल गया, तो ये तो रणनीतिकारों को फैसला करना चाहिए था। देखिए, जो सुनील कानूगोलू जो कांग्रेस का पूरा देखते हैं और पूरा नैरेटिव भी वही बनाते हैं, मतलब जो चुनाव में मुद्दे क्या होंगे वो भी राजनीतिक दल या उसके नेता नहीं तय कर रहे। एक बाहर से आया हुआ एक रणनीतिकार करता है, तो उस रणनीतिकार को अगर एक मतलब अमुक संख्या में कितने करोड़ रुपया उसका अगर भुगतान किया है तो उसकी कोई वसूली होनी चाहिए। और हरियाणा में जब उसी रणनीतिकार की वजह से बड़ा नुकसान हुआ था तो कोई सबक नहीं सीखा। आपको अखिलेश, आपको ये जान के हैरत होगी और हैरानी होगी जो एबीपी न्यूज सुन रहे हैं कि जो दिसंबर में 2023 में जो कांग्रेस चुनाव हारी थी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, उसकी समीक्षा के लिए जो समितियां बनाई गई थी, आज तक उन्होंने अपनी रिपोर्ट नहीं सबमिट की। इसमें क्या भाजपा का दोष है? इसमें क्या अमित शाह का दोष है? तो ये कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी है, उसने उस तरह की स्ट्रेटेजी नहीं बनाई जिससे वो जीत कर सके। आप कह दें ईवीएम है तो ठीक है, लेकिन उसके बरक्स जो तमाम मामले हैं, जमीनी स्तर पे जो मेहनत करनी चाहिए थी, घर में जा करके लोगों ने जो था भाजपा और संघ परिवार के सदस्य लोगों में गए और वहां पर जाके कहा कि साहब हम दलितों से कहा, आदिवासियों से कहा कि हम संविधान नहीं बदल रहे। तो किसने रोका था कि कांग्रेस और एनसीपी और जो उद्धव ठाकरे की पार्टी के ये लोग घर घर नहीं जाते? समय तो सबके पास एक ही जैसा था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।